नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम पॉलिटी में और फीचर्स पढ़ा रहे थे आप सभी को, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की विशेषताएं। और आई होप कल का लेक्चर आप सभी ने देख भी लिया होगा। आपको जहां जिस हद तक जिस कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ाया था, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, मैं आशा करता हूं कि आपको वहां तक समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम आगे की तरफ चलने वाले हैं इस चैप्टर में, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब जितने भी फीचर्स हैं अब वो आने वाले चैप्टर्स में भी वो शब्द आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप उस शब्दों पर गौर कीजिएगा, उनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उस पर भी गौर कीजिएगा। क्योंकि अब ये चाहे हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ें, चाहे हम प्रेसिडेंट पढ़ें, चाहे हम कैबिनेट पढ़ेंगे और चाहे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ये सारे शब्द आपको इधर उधर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट फीचर्स पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहले मैं सभी फीचर्स के बारे में लिख देता हूं एक बार, जैसे कि मैंने कल लिखा था, या फिर वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कल की पीडीएफ थी और वहां से आपने नोट डाउन भी किया होगा, तो हम आगे एक बार चीजों को और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर्स की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, संविधान अपने आप में एक में, जैसे कि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में जैसे कि गीता की बात करें, और जिसे हम मुस्लिम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ कुरान की बात करते हैं, ईसाई धर्म की बात करें तो वहाँ बाइबल की बात करते हैं। वैसे ही कानून की इस दुनिया में संविधान एक गीता के समान, एक कुरान के समान और एक बाइबल के समान ऐसा ही एक ग्रंथ है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं ना होकर ये कानूनी ग्रंथ है। और कानूनी ग्रंथ ये चीज किसने कही थी? जब आप कभी भी इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक इंडियन पॉलिटिकल साइंस आती है। तो इंडियन पॉलिटिकल साइंस का एक लीगल ब्रांच होता है, उस लीगल ब्रांच को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां से ये शब्द निकला। और इस संविधान में जितना भी गवर्नमेंट का गवर्नेंस है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, तरीके हैं, कानून है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि जब तक आप किसी भी पर्सन का या किसी भी वस्तु का फीचर्स नहीं जान लेते, जैसे कि आपको पता है कि आपका जब आपको मोबाइल लेने की नीड होती है, या आप किसी भी चीज की, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आपको नीड होती है कि ये चीज हमको चाहिए, तो आप मोबाइल पे ले सकते हैं या कंप्यूटर पे ले सकते हैं या पीसी या लैपटॉप। जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं दुकान वालों से तो आप सबसे पहले ये कहते हैं कि आज सर आप इसका फीचर्स बताइए, तो वो आपके फीचर्स बताता है। या आप आईफोन लेने जाते हैं, आप सैमसंग का फोन लेने जा रहे हैं, किसी भी तरीके का आप कोई भी चीज लेने जब दुकान पे जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके फीचर्स बताए जाते हैं। इसमें कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, क्या प्रोसेसर है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या कितने साल ये अपडेट देगा फोन, ये सारे फीचर्स होते हैं, तभी आप उस फोन को अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को समझे बिना आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ऐसे ही इसीलिए ये फीचर्स वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। आप यदि यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो जहां तक मैं मानता हूं कि पॉलिटी, जो भी पॉलिटी में चैप्टर है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, चाहे वो कैबिनेट है, कोई भी है, वो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आईएएस के प्री में जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो पूरी पॉलिटी और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बनता है। लेकिन हाँ, एसएससी की हम बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, रेलवे की कोई बात करते हैं, तो वहां पे कुछ सिलेक्टिव चैप्टर आते हैं, और उन सिलेक्टिव चैप्टरों की लिस्ट आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट फीचर्स की हम बात करते हैं। आज ये चैप्टर आशा करता हूं कि फिनिश हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे आज का तो पहला ही है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आज, मतलब आज के अनुसार पहला, क्योंकि जो मैंने कल कराया था सबसे लंबा लेके संविधान मैंने कराया था आपको, और उसके बाद मैंने आपको कराया था धर्मनिरपेक्ष वाला, शायद करा दिया था या नहीं कराया था, चलो नहीं कराया था तो आज करा देंगे। ठीक है, सार्वभौमिक है और थर्ड लेवल गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें हैं। और जो कल मैंने कराए थे सबसे लंबा लेके संविधान मैंने कराया था, उसके अलावा मैंने आपको एक संविधान के दो प्रकार भी कराए थे कि लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। उसके बाद मैंने आपको कठोर और नम्रता के बारे में बताया था। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, और यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो, यह भी एक हमारे संविधान की विशेषताओं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है,
यानी सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप सभी ये मुझे बताएंगे एक बार कि जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा रहा था, प्रिम्बल पढ़ा रहा था, और प्रिम्बल के में जब ये एक शब्द आया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको मैंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा था इंग्लिश में, तो आप सभी समझ गए होंगे। ये शब्द मैंने वहां पे एक बार जिक्र किया था इस शब्द का। और आप सभी को पता है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस संविधान सभा की मांग जब की थी, तो वो किस बेसिस पे की थी, वो यही शब्द है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर की थी। और इसी मांग के आधार पर संविधान सभा 1940 में धीरे धीरे लंदन से इंडिया प्रपोजल आने लग गए थे। और पहला प्रपोजल आया था आपका अगस्त प्रस्ताव, जिसको अगस्त मिशन के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1940 को। दूसरा जो मिशन था वो क्रिप्स मिशन था, और तीसरा मिशन था कैबिनेट मिशन। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे पास प्रस्तावों का ढेर लग गया, और फिर लास्ट में जाके कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया, उसको बनाया गया, और पूरी संविधान सभा को डेकोरेट किया गया, सजाया गया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह भी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में आने वाला एक शब्द और भी है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से। आज आपको पता है कि हमारे भारत में जो भी इलेक्शंस होते हैं, मैं विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन, दोनों के इलेक्शनों की मैं बात करता हूं। हमारे संविधान में विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। इसका प्रोविजन साफ साफ दिया गया है। कैसे दिया गया है? आप सभी को पता है कि हमारा संविधान हमको यह परमिशन देता है कि जिसकी उम्र, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा, यानी मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए वो, तो 18 साल का जो व्यक्ति है या 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, वो विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में अपना मतदान कर सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप या फिर एनआरआई, देखो एनआरआई के वोट डालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो यहां पर अभी रह रहे हैं, जो जिनके पास आधार कार्ड है, यानी भारत की नागरिकता जिनके पास है, उनकी बात हम कर रहे हैं। आपने अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले पड़ोस में ये देखा होगा, जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस के दौर में लोग घरों से निकलकर अपना एक कीमती वक्त निकालकर वो बूथ सेंटर पे जाते हैं, और बूथ सेंटर पे वही लोग जाते हैं जिनके पास उनका वोटर आईडी होता है, और वोटर आईडी उन्हीं के पास होता है जो जिनकी एज 18 या 18 से ऊपर होती है। 17 साल का व्यक्ति इस भारत में किसी भी चुनाव में अपना मतदान नहीं कर सकता, अपना वोट नहीं कर सकता। ओके, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि भारतीय संविधान में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सभी विधानसभा, अभी आपको पता है कि हरियाणा के कल इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं, और इलेक्शंस के रिजल्ट में बीजेपी वॉन हो गई है, बीजेपी विन किया है। तो इसका मतलब यह है कि हरियाणा के जितने भी लोग थे, देखो वोट डालना आपका राइट है, आप किसको वोट डालते हो ये आपकी चॉइस है। और आप सभी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस, चाहे किसी भी व्यक्ति के पसंद करने की बात हो, यदि एक एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति को पसंद करता है तो वो उसकी चॉइस है। दूसरी हम चॉइस पे बात करते हैं, वो किसको वोट डालने का हक रखता है, वो उसकी चॉइस है। तो राइट टू चॉइस का मामला जो है वो राइट टू वोट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो भारतीय संविधान में सभी विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शन, सभी विधानसभा चुनावों सभी विधानसभा चुनावों एवं लोकसभा चुनावों में लोकसभा चुनावों में इसका प्रावधान किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है
संविधान में इसका अर्थ है, संविधान में इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र न्यूनतम 18 या 18 से ज्यादा हो, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो, 18 से अधिक हो, वह व्यक्ति विधानसभा चुनावों एवं लोकसभा चुनावों में अपना मतदान कर सकता है। चुनावों में अपना मतदान यानी वोट, अपना मतदान कर सकता है। अब जिसकी 16 साल की उम्र है उस पे ये चीज लागू नहीं होगी। यानी मैं 16 साल के किसी भी बच्चे से ये कहूं कि आप वोट डाल सकते हैं तो वो नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके पास वो वोटर आईडी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। लोकसभा चुनाव में अपना मतदान कर सकता है। देखो अभी तो संविधान को इतना जानना है। देखो संविधान को जानना एक चीज होती है कि संविधान, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसके लिए आप संविधान को भी पढ़ रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि मैं कहता हूं कि भारत के हर व्यक्ति को, चाहे वो आपके घर के आगे ठेली लगाता हो, भारत के हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए। जैसे कि कल के दिन या परसों के दिन, मान लो कल ऐसी कोई आपके सामने, आंखों के सामने ऐसी कोई घटना हो जाए, जैसे कि ठेली वाले को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, तो पुलिस का कर्मचारी किसी ठेली वाले को पकड़ के ले गया। जैसे कि आए दिन आज सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कई सारी यूपी में ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि एक पुलिस कांस्टेबल ने एक ठेली वाला जो एक फल बेच रहा था, कुछ ऐसा था, या कुछ सब्जी बेच रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसकी ठेली को वहां से उलट दिया। जाना उसका जो व्यापार था, उसका जो बिजनेस था, उसको ठप कर दिया। देखो ठेली वाले का बिजनेस होता है कि सुबह का निकलना, शाम को आना और अपनी सेल करना, यही तो है। लेकिन उसके पूरे सामान को ढुलका दिया। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस वाला जो है वो तानाशाही कर रहा था। तो ये गलत है। यानी हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं और किस तरीके से मुझे किस व्यक्ति से लीगल तरीके से लड़ना है। तो संविधान यही सिखाता है। यानी ये एग्जाम के लिए भी और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, जैसे कि आपके घर में कोई पुलिस वाला बिना वारंट के और बिना एफआईआर के यदि आपके घर में आ भी जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए उस कांस्टेबल से, इंस्पेक्टर से या आईपीएस से कि सर आप वारंट बता दीजिए कि आपके पास वारंट है गिरफ्तारी का या नहीं है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, या मेरे खिलाफ एफआईआर कब की लिखी गई थी, या एफआईआर जो है वो किसने लिखवाई है, आप ये बता दीजिए। यानी एफआईआर की एक कॉपी और एक वारंट की एक कॉपी यदि वो इंस्पेक्टर आपको बता देता है तो आप उससे गिरफ्तार होने से मना नहीं कर सकते, फिर आपको जाना ही होगा। लेकिन यदि वो नहीं बता पाता है और वो बोलता है कि नहीं आपको गिरफ्तार करना है, इसका रीजन हम नहीं बताएंगे, तो आपको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होना है। और यदि गिरफ्तार हो भी गए, आप जबरन उठा के भी ले गए, तो आपके पास वो राइट है। और उस राइट की बात हम आर्टिकल 22 में करेंगे, जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना। तो ये संविधान सिखाता है, ये किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देता। लोकसभा चुनावों में अपना मतदान कर सकता है। ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, यानी जनता, यानी अपनी जनता और अपनी सरकार, अपनी जनता के द्वारा चुना गया अपना ही नेता। जैसे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें किसी यूरोप के किसी देश की जनता ने नहीं चुना, उन्हें अमेरिका की लोगों ने नहीं चुना, उनको ब्राजील के लोगों ने नहीं चुना, उनके भारत के लोगों ने ही चुना है। और वो भारत के ही प्रधानमंत्री हैं और वो भारत के लोगों के लिए ही डेवलपमेंट स्कीम्स, वैकेंसी निकालना, वो सब भारत के लोगों के लिए करते हैं। नेक्स्ट, तो
एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये भी आ सकता है, एक बार एसएससी के मार्च, इसी 2024 के मार्च में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा वोट डालने की एज को 21 साल से 18 साल किया गया था। यह क्वेश्चन यह आएगा कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वोट डालने यानी मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003, फिर आपसे पूछा जाएगा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2011, फिर आपसे पूछा जाएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 एंड डी ऑप्शन होगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और आप यहां पर घूम भी सकते हैं क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सिमिलर ही हैं जो मैंने आपको ऑप्शन दिया। तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे 1989, लास्ट टर्म चल रहा था और 1989 में वो उस वक्त प्रधानमंत्री तो नहीं थे, इलेक्शन होने वाले थे और वो चुनाव प्रचार के लिए साउथ की तरफ गए थे जहां पर उनकी बॉम्ब ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी। जब एक लड़की ने उनको माला पहनाई उसमें बॉम्ब था। तो उस समय, उससे पहले राजीव गांधी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो ये काम करके चले गए कि भारत में मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, यानी 20 साल का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता था, लेकिन आज हमारे इस भारत में 18 साल का व्यक्ति भी वोट डाल सकता है। और ये सब राजीव गांधी के कारण हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कारण हुआ। तो लिख देंगे 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989 के अनुसार मतदान करने की आयु को 21 वर्ष की उम्र से घटाकर 21 वर्ष की उम्र से घटाकर यानी इसको डिक्रीज किया गया, घटाकर 18 वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया। और देखो ऐसा क्यों किया गया, सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होती है, चाहे सरकार कोई भी हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा यहां, सरकार चाहे किसकी भी हो, कोई भी सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होती। आप सभी को पता है कि 21 वर्ष से जब उम्र घटाई जाएगी 18 वर्ष, तो वोट डालने की यानी मतदान करने वालों की संख्या, नंबर ऑफ वोटर्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। आप मुझे एक थोड़ा सा लॉजिक बताइए। यदि मैं किसी क्राउड की उम्र घटा दी मैंने, यानी 21 वर्ष का पहले जो व्यक्ति था अब 18 साल के व्यक्ति भी वोट डाल सकते हैं, तो क्राउड बढ़ेगी वोट डालने की या घटेगी? सीधी सी बात है, बढ़ेगी। यानी अब 3 साल पहले वाला व्यक्ति भी वोट डाल सकता है, 18 साल वाला। कल को ये मैं कह दूं कि 40 साल से ऊपर के व्यक्ति ही वोट डालेंगे, तो 39 साल का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। ऑटोमेटिकली वोट डालने की जो क्राउड थी वो घट जाएगी और इससे आने वाले इलेक्शंस पे इफेक्ट पड़ेगा, सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा, सीटों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो और सबसे बड़ी बात ही कि 18 साल का व्यक्ति जो होता है एक अच्छा खासा मैच्योर होता है, वो समझता है कि कौन सा कैंडिडेट है, बीजेपी क्या होती है, कांग्रेस क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, वो इतना तो कहीं हद तक जानता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने पीएचडी कर ली हो, लेकिन फिर भी वो कहीं हद तक जानता है। 18 साल के आज बच्चे से मैं पूछूं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, तो शायद वो कहीं हद तक उनकी जनरी भी बता सकता है, यदि वो थोड़ा बहुत अवेयर रहता है। तो 18 साल का बच्चा नहीं कह सकते, इसको एक व्यक्ति कह सकते हैं और काफी अच्छा खासा मैच्योर होता है, लगभग कॉलेज की तरफ उसका रुख होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरफ रुख होता है उसका। तो इसलिए तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सभी याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। ओके, अब सबसे बड़ी बात है, आईएएस वाले ये कहेंगे, ये तो था एक फैक्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईएएस वालों का क्वेश्चन ये आता है मेंस में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में
किस हद तक, भारत में किस हद तक तर्क संगत है, यह पूछा जा सकता है आईएएस जीएस 2 के पेपर में। तो आईएएस के हिसाब से मैं आपको बता दूं एक बार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के फायदे क्या होते हैं। इससे पहली बात तो व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, व्यक्ति की संप्रभुता बढ़ जाती है। जैसे एक व्यक्ति है, मान लो उसको वोट डाला, मतलब वोट डालने नहीं दिया जाए, उसको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम वोट नहीं डालोगे, और एक नहीं ऐसे हजारों व्यक्तियों को बंद कर दिया जाए बंद कमरे में, जिस दिन वोटिंग डे हो उस दिन बंद कर दे। अब उनको अंदर ही अंदर ये एहसास होगा कि हम वोट नहीं डाल सकते, यानी अपनी सरकार को नहीं चुन सकते, तो फिर सरकार हमारे लिए क्यों है। इससे क्या होगा, व्यक्ति की गरिमा जो होगी वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। लेकिन हम उसी व्यक्ति से ये कह दें, उस कमरे का गेट खोल के ये बोलें कि जाओ बूथ सेंटर पे जाओ और वोट डाल के आओ, तो कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति का सम्मान अपने आप में और बढ़ जाएगा। वो ये सोचेगा अपने आप में कि चलो आज हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। जैसे कि मैं बनारस की जनता से बोलूं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है, तो बनारस की जनता शायद यही बोलेगी कि बहुत अच्छा महसूस होता है। कैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे यहां से सांसद भी हैं, हमारे यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जिसको वोट दिया, वो व्यक्ति वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। कल मैं ओम बिरला से बात करूं, या ओम बिरला जिस क्षेत्र से आते हैं, कोटा राजस्थान से आते हैं, ओम बिरला जो अभी लोकसभा के स्पीकर हैं, मैं वहां की कोटा की पब्लिक से पूछूं तो कोटा की पब्लिक बहुत सम्मान के साथ कहेगी कि हां, हमने ओम बिरला जी को वोट दिया, ओम बिरला कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आज वो सांसद में लोअर हाउस के यानी लोकसभा के क्या हैं, स्पीकर हैं। तो डेली टीवी पे देखते होंगे कोटा की पब्लिक, जब कोटा की पब्लिक ये कहती होगी देखो यार हमारे यहाँ से सांसद हैं और आज वो दिल्ली में बैठे हैं। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब है डिग्निटी, यह व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान को बढ़ावा देता है, सम्मान को बढ़ावा देता है, और देश के युवाओं को पॉलिटिक्स में आने का मौका देता है, यानी राजनीति में भाग लेने का मौका देता है। आज 18 साल का बच्चा यदि वोट डालेगा तो कल को आने वाले टाइम में 25 साल की उम्र में वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकता है। ये बहुत ही हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, देखो पॉलिटिक्स चाहे गंदी है चाहे अच्छी है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है हमारे इंडिया का। तो यहां पर लिख सकते हैं दूसरा फायदा इसका क्या हो सकता है, क्योंकि नेहरू जी इतने पागल तो थे नहीं जो इसका नाम ले दिया, कुछ सोच समझ के ही नाम लिया होगा उन्होंने। बढ़ावा देता है एवं सभी युवाओं को राजनीति में आने का, सभी युवाओं को राजनीति में आने का अवसर देता है एवं और चुनावों में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, चुनावों में भागीदारी बढ़ाता है, चुनावों में भागीदारी बढ़ाता है। बहुत बड़े विचारक हुए आज से, ईसा पूर्व पहले विचारक हुए 322 के समथिंग बता रहा हूं, 322 ईसा पूर्व एक विचारक हुए सुकरात और उनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो प्लेटो ने एक बहुत अच्छी बात बोली। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो उनका नाम इसलिए था उनके चौड़े कंधे थे, और चौड़े कंधों के होने के कारण उनको प्लेटो कहा जाता था। और प्लेटो जो फिलोसफर थे उनका असली नाम था एरिस्टोस्थनीज। उन्होंने एक सबसे अच्छी बात कही कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी को भीड़तंत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भीड़तंत्र कहा जाएगा। लोकतंत्र का दूसरा नाम उन्होंने भीड़तंत्र कहा था। वो क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि भीड़तंत्र का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो, भीड़ बढ़ाओ, ताकि चुनाव में
ज्यादा से ज्यादा वोट आ सकें, और ज्यादा से ज्यादा वोट आने का मतलब होता है कि उस कैंडिडेट का जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहना कोई बुराई नहीं है। मैं प्लेटो की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो चुनावों में भागीदारी को बढ़ाना, कल को यह हो जाए कि 70 साल से ऊपर के व्यक्ति 70 साल से ऊपर के व्यक्ति ही वोट डालेंगे, तो मुझे बताइए भारत में बूढ़ों की संख्या कितनी है? मुश्किल से मुश्किल 20%। तो क्या 20% लोग ही वोट डालेंगे? और हमारा भारत युवाओं का देश कहा जाता है, इसलिए राजीव गांधी ने जो काम किया वो सोच समझ के किया कि 18 साल का बच्चा भी यूथ होता है। गुड। और दूसरी बात ये, और क्या अर्थ हो सकता है इसका, और क्या फायदे हो सकते हैं इसके? और फायदे ये होते हैं कि ये व्यक्ति का जाति, व्यक्ति का धर्म, उसका लिंग यानी जेंडर, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, ठीक है, उसका जाति, उसका धर्म और उसका मूल वंश यानी वो किस वंश से आता है, उसका स्थान, चाहे वो किसी गांव में जन्मा हो या किसी शहर में जन्मा हो या किसी मेट्रो सिटी में जन्मा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह 18 साल का है तो वह वोट डाल सकता है। यानी यह जो राइट है आपका, ये किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। चाहे आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, चाहे आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, चाहे आप ओबीसी से आते हैं, चाहे आप जनरल से आते हैं, और चाहे आप किसी राजा के राजकुमार होंगे, आप सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो लिख सकते हैं आप यहां पर कि यह जाति, धर्म, आपका धर्म चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो या इस्लाम धर्म में से आते हो, या आप ईसाई धर्म से आते हो, या आप सिख धर्म से, या फिर आप हिंदू धर्म से आते हो, ये जाति, धर्म, जेंडर, मूल वंश एवं जन्म स्थान में भेदभाव नहीं करता। जन्म स्थान में भेदभाव नहीं करता। जैसे कि कल को इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि तमिलनाडु के बाली कोंडापुरम के गांव के लोग वोट नहीं डालेंगे, तो ये कैसा बात हुआ? ये तो फिर जन्म स्थान के नाम पर हो गया कि कल को यदि मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान वाले वोट नहीं डालेंगे। ये अलग चीज होती है। तो ऐसा नहीं है। आप सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे। मैं आशा करता हूं कि लेक्चर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल शिफ्ट पे चलना है हमको। नेक्स्ट की बात करते हैं आगे। ये फीचर्स आपका कंप्लीट हुआ, ओके। अब नेक्स्ट फीचर्स की हम बात करते हैं आपसे। त्रिस्तरीय सरकार क्या लेते हैं? त्रिस्तरीय सरकार, थर्ड लेवल गवर्नमेंट। त्रिस्तरीय सरकार, थर्ड लेवल गवर्नमेंट। अब थर्ड लेवल गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे, और आपकी तैयारी शायद अच्छी चल रही होगी सभी की, और अच्छी चलनी भी चाहिए। तैयारी पे तरफ फोकस रहें, जैसे कि हम पढ़ाने पर फोकस हैं, तो आप तैयारी पर फोकस रखें अपना। और कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आने वाले दिनों में हम अपना एक क्वेरी सिस्टम, और आज हमारी लाइव क्लास भी है। सबसे बड़ी बात है, आज हम लाइव क्लास भी लेने वाले हैं एमसीक्यू से रिलेटेड। और उसके बाद बात करते हैं थर्ड लेवल गवर्नमेंट की, ठीक है। चलिए, तो त्रिस्तरीय सरकार, देखो हमारा संविधान जो है ना, हमारे संविधान में जो 1949 की मैं बात करता हूं, 1949 के संविधान की मैं बात करता हूं, तो हमारे संविधान जो है ये संघीय व्यवस्था देता है। क्या देता है? संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, राइट। अब जब संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है तो इसमें दो प्रकार की सरकार काम करती है। एक काम करती है केंद्रीय सरकार, और दूसरी काम करती है राज्य सरकार। आप सभी को पता है, यदि आप ये भी हटा देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान जो है
दो प्रकार की सरकार की बात करता है। पहली बात करता है केंद्रीय सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की। यही दो सरकार है ना, कहीं कोई और भी कोई सरकार है कि और भी कोई सरकार है क्या, बताइए? नहीं है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी सर एक गवर्नमेंट और है। आपने जैसा नाम लिखा है त्रिस्तरीय सरकार, देखो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में केवल दो ही प्रकार की सरकार थी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार में क्या हुआ, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ही नहीं बल्कि इसमें कई सारी सरकारें तो फेल हो गई थी इस बिल को लाने में। कभी राज्यसभा इसको फेल कर दिया करती थी, कभी लोकसभा फेल कर दिया करती थी, कभी मान लो किसी सरकार का गिरना होता था, यानी उसे कहते हैं सरकार गिर गई। कोई सरकार गिर जाती थी तो किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती थी। अब जैसे राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी ने इस थर्ड लेवल गवर्नमेंट को लाने के लिए इतना प्रयास किया, लेकिन अंत में जाके राज्यसभा ने उसे कैंसिल करवा दिया। और राज्यसभा ने जब कैंसिल करवा दिया, क्योंकि संविधान में संशोधन करना पड़ता है और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों हाउस की परमिशन होना जरूरी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। जब तक दोनों में से किसी एक की परमिशन हमको नहीं मिलेगी तब तक हम किसी भी संविधान के प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकते। इसी तो कहा जाता है आर्टिकल 368, अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अब राज्यसभा की परमिशन नहीं मिली, तब तक राजीव गांधी का बम ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। अब हो गई, क्या करें? ऐसे कई सारे प्रधानमंत्री हुए, किसी की सरकार गिरी तो किसी ने काम में बाधा डाल दी, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार में क्या हुआ, एक 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, आप सभी को पता है ना? हाँ, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ये थे उस समय। और इन्होंने 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम संविधान के भाग 9 एवं भाग 9A को जोड़ा, 9A को जोड़कर स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यही बात यहां से निकल कर आई। और संविधान की अनुसूचियां 11 और 12 और संविधान में अनुसूची 11, संविधान की अनुसूची 11 एवं 12 को जोड़ा एवं 12 को जोड़ा। तो आज हमारे भारत में 3 प्रकार की सरकार काम करती है, याद रखना। यानी अब वर्तमान संविधान 3 प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है, 3 प्रकार के गवर्नमेंट की व्यवस्था करता है, जिसमें आप सभी को पता है कि पहले पर आती है
केंद्र सरकार, दूसरे पर आती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे पर आती है आपकी स्थानीय सरकार, जिसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। और स्थानीय सरकार में आप सभी को पता है क्या क्या चीज आती हैं। स्थानीय सरकार 3 प्रकार की होती है और केनी राज्यों में 2 प्रकार की होती है। तो पहली सरकार जैसे की बात करते हैं, सबसे बड़ी होती है जिला परिषद। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद, एक तो ये होती है। दूसरे नंबर की होती है ग्राम पंचायत, सॉरी पंचायत समिति होती है। क्या होती है? पंचायत समिति। दूसरे नंबर की होती है पंचायत समिति, और तीसरे नंबर का होता है ग्राम पंचायत। चलिए, तो आप ये समझ गए कि त्रिस्तरीय सरकार को कब जोड़ा गया था। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74 में 1992 में जोड़ा गया था। सबसे पहले तो आप इस पे लगा लें मार्क, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। और ये वही व्यक्ति हैं जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है। तो यहां पर लिख सकते हैं भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव। भारत रत्न किनको किनको मिला था? पीवी नरसिम्हा राव को मिला था। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, भारत के पीवी नरसिम्हा राव, और एक मिला था श्वेत क्रांति जो थे, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं। 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव और एक और व्यक्ति थे जिन्हें हरित क्रांति दूध क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए, तो ये भारत रत्न है, हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, त्रिस्तरीय सरकार जो होती है, 3rd लेवल गवर्नमेंट जो होती है, यह अन्य देश के किसी भी संविधान में नहीं है। यह अन्य देश के या विश्व के किसी भी संविधान में नहीं, अन्य देश के किसी भी संविधान में नहीं है। इससे हमारा जो संविधान है वो कैसा हो जाता है? अद्वितीय हो जाता है। कैसा? अद्वितीय हो जाता है। अद्वितीय मतलब हमारे जैसा संविधान दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि 3rd लेवल गवर्नमेंट केवल हमारे भारत के संविधान में ही मिलती है। आप चाहे अमेरिका चले जाओ, आप चाहे ब्राजील चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसी 3rd लेवल गवर्नमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट फीचर्स पर, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार। एक बार उसके बारे में और जान लेते हैं। चलिए, देखिए, अब नेक्स्ट फीचर्स की मैं बात करने वाला हूं आप सभी से। और वो फीचर्स का नाम है मौलिक अधिकार। देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन उसको छोटा करके बताएंगे हम सभी को आपको, क्योंकि ये चैप्टर भी है, आपको पता है ये एक चैप्टर भी है। इसको चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो, मौलिक अधिकार जो हैं, देखो सबसे बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स इनको कहा जाता है। पहले इनका देख लेते हैं अर्थ, कि इनका अर्थ क्या होता है। देखो, इनका अर्थ ये होता है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के नैतिक, उनके आध्यात्मिक, उनके शारीरिक और उनके मानसिक विकास में योगदान देते हों, यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, नैतिक,
शारीरिक एवं मानसिक विकास में योगदान देते हैं। वे अधिकार मौलिक अधिकार हैं। पहली बात तो यह अर्थ आपको निकल गया। दूसरी बात, इन्हें हम भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलते हैं। देखेंगे यह आप सभी को पता है कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 25। कितने? 25। और 25 में से ये तीसरा भाग है। यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ओके। और मौलिक अधिकार के ऊपर और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम? जैसे कि कौन कौन से अधिकार हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मौलिक अधिकार देखें तो केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। लिख सकते हैं आप इनको कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को निकालकर, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को निकालकर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, ओके। तो 44वां याद रखना एक बार, क्योंकि आप सभी को पता है इसे राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो हमारे यहां पे पहले 7 मूल अधिकार थे, मैं एक बार यहां पर लिखा दूंगा एक बार आपको कैसे। देखो 12 13 छोड़ें, 14 से बात करें। 14 से लेके 18 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आता है आपका 6 मूल अधिकार हैं। अभी ये होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार इसको कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है 19 से लेके 22, ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 23 और 24, इसको कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर का आता है 25 से लेके 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद आपका आता है 29 से 30, इस आर्टिकल को कहा जाता है संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए आता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पांचवा हो गया। और छठवां आता है अनुच्छेद 32 सांवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, तो 6 आपके सामने हो गए ना। पहले 7 थे, इसमें एक और था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया है, ये एक मूल अधिकार नहीं है। तो आप इन चीजों को याद रखना, ये सारे आपके क्या हैं?
ये सारे आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल, ये अनुच्छेद की श्रेणी में आते हैं सभी। और इन अनुच्छेदों को हम जल्दी पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के चैप्टर में। मौलिक अधिकार किन्हें कहते हैं, कितने मूल अधिकार थे, इनको किन के माध्यम से हटाया गया, इस बात को भी आपको याद रखना है। 44वां यानी एक अधिकार को 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से हटाया गया था, जो कि कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आप समझ गए। चलिए 6 मूल अधिकार आपके सामने है, डेफिनेशन आपके सामने है। मूल अधिकार को एक्चुअली में भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा। देखो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक घोषणा पत्र या अधिकार पत्र, घोषणा अधिकार पत्र इसको हिंदी में कहा जाता है। और सबसे पहली बार वर्णन इसका 1216 में किया गया था ब्रिटेन में। देखो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, आज इतिहास में भी जब पढ़ाऊंगा मैं तो मैग्ना कार्टा शब्द आने वाला है बहुत बड़ा। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कोई परमिशन दी है, मैंने आपसे बोला है कि आप एक मिशन पर जा रहे हो, और मिशन पर जाते वक्त मैंने आपको एक पत्र सुनकर पढ़ा दिया, या मैंने आपको उसकी एक एक कॉपी दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लेरिफाई कर दिया है, आपको ये सारे राइट्स मिलते हैं, ये डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं, आप जाकर वहां काम करिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो घोषणा की जाती है और वह घोषणा उस लिखित पत्र में आ जाए, किसी प्रूफ में मतलब स्टेटमेंट में आ जाए, या आपको प्रूफ मिल जाए कि भाई उस व्यक्ति ने मुझे ये काम दिया है, उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। और सबसे पहली बार मैग्ना कार्टा का वर्णन 1216 में ब्रिटेन में किया गया था। यह किया गया था ब्रिटेन में, यूके किंगडम, ठीक है। चलिए तो मौलिक अधिकार हो गया, लेकिन इसके बारे में खुलकर हम पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी केवल आप शब्द जान लीजिए कि मौलिक अधिकार भी यहां पर फीचर्स के रूप में आ सकते हैं। ओके अच्छा, मौलिक अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है क्या, आप मुझे बताइए, क्या मौलिक अधिकारों को चुनौती दे सकते हैं हम? बताइए एक बार, क्या मौलिक अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है? बताइए मौलिक अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती? देखिए जैसे कि मान लो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोई भी आपका उसका मान लो वॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मानते हैं कि आपकी मान लो आपको समानता नहीं दी जा रही, चलो आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही, ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 का यूज करके, उसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट और राज्य के हाई कोर्ट में जाकर आप इन्हें लागू भी करवा सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, न्यायोचित प्रकृति, यानी जस्टिसेबल नेचर की होती है। तो लिख देंगे कि इनकी प्रकृति न्यायोचित होती है। अब आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं गैर न्यायोचित, तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों को हम चुनौती दे सकते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है, न्यायोचित होती है। चलिए चैलेंज कर दिया आपने उसको। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये चैप्टर है अपने आप में, और चैप्टर में ही पढ़ाएंगे फिर खुल के आपको। देखो डीपीएसपी, जिनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी वह तत्व, यानी वह एलिमेंट या वह स्टेटमेंट जो नीतियों को बनाने में निर्देशक के रूप में काम करते हैं, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा स्टेट, मैं राज्य की बात कर रहा हूं, हमारा स्टेट या हमारा देश, ओके, या यूटी में रहते हो, जो लोग यूटी में हैं वो यूटी की बात कर लें, जो लोग राज्य में हैं कंप्लीट स्टेट में,
वो कंप्लीट स्टेट की बात कर लें। अब भारत में तो सब रहते ही हैं, तो भारत की बात हो रही है। तो कुल मिला के जो लोग अपने अपने स्टेट में देखते होंगे कि वहां के चीफ मिनिस्टर या हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी स्कीम जब निकालते हैं, कोई भी ऐसी स्कीम निकालते हैं, तो वो क्या निकालते हैं? लोगों की भलाई करने के लिए। वो ऐसा चाहते हैं जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री ने अभी निकाला कि प्रधानमंत्री भारत आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कुमकुम योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ अभियोजना, ऐसी कुछ योजनाएं उन्होंने निकाली। तो मातृत्व लाभ का मतलब होता है कि जो महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसको जो लाभ मिल सके वो लाभ मिलने वाला हो। ठीक है, जैसे कि मैटरनिटी लीव का हो गया, कुछ आंगनबाड़ी में जाके वो अपनी डिलीवरी करवा सकती हैं जहां पर उनको प्रोटीन वाला खाना मिल सके, कुछ ऐसी चीजें। उसके अलावा जनधन योजना की बात करी, उसके अलावा अभी पीएम किसान योजना जो थी अभी उसकी 17वीं किस्त जारी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन अपनी गद्दी पर बैठे थे, इस चुनाव के पहले दिन में उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान अन्न योजना का 17वीं किस्त जारी की थी, आपको पता है। चलिए, और पहली किस्त काशी से जारी की थी। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसी ऐसी कुछ योजनाएं हैं, इनको याद रखना एक बार। तो कुल मिला के जब कोई भी स्टेट, यानी हम देश की बात कर रहे हैं, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वह पॉलिसी का पर्पस केवल एक होता है कि स्टेट को, यानी देश को या राज्य को वेलफेयर बनाना, लोक कल्याणकारी बनाना। तो इसलिए सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या होती है? इनकी प्रकृति होती है लोक कल्याणकारी। इनकी प्रकृति होती है एक मिनट, हाँ, इनकी प्रकृति होती है लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेलफेयर। ये वेलफेयर नेचर के होते हैं, लोक कल्याणकारी, यानी लोगों की भलाई करने में, राज्य का क्या करने में? प्रबंधन करने में, यानी स्टेट का मैनेजमेंट करने में सबसे बड़ा एलिमेंट काम आता है डीपीएसपी। ओके, और एक बात कर लेते हैं, देखो इनकी प्रकृति और भी कुछ है। यह गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए, न्यायालय का दरवाजा, यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नहीं दी जा सकती है। तो आप समझ गए अच्छे से? चलिए, अच्छा क्यों नहीं दे सकते आप? आपके मन में थोड़ा डाउट क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों नहीं, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बार क्वेश्चन आया माइंड में। देखो इसलिए नहीं कर सकते, आप सभी को पता है हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय रियासतों का एकीकरण हो रहा था। या आजाद होने के लगभग 3 साल बाद क्या होता है, आजाद जैसे हुआ, आजाद होने के लगभग 3 साल के बाद या 3 से 4 साल के बाद आप सभी को पता है कि हर स्टेट की नेचर अलग अलग होती है। आज भी आपको पता है, कहीं पर खेती ज्यादा होती है तो कहीं पर मछली पालन ज्यादा होता है, कहीं पर सोना ज्यादा है तो कहीं चांदी ज्यादा है, समझे ना? तो कहीं पर कोयला ज्यादा है तो कहीं पर एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। यानी रिसोर्सेस के चलते देखें
या फार्मिंग के चलते देखें या पशुपालन को देखें, डेयरी प्रोडक्ट देख लें आप, चाहे चाहे आप फार्मिंग देख लें, चाहे डेयरी प्रोडक्ट देख लें, और चाहे आप यहां पर कोई भी प्रोडक्शन देख लें, हर स्टेट की नेचर अलग अलग होती है। अब ऐसा तो नहीं है, देखो आपको पता है कि कोई किसी स्टेट में सोना ज्यादा होता है। अभी आप बताइए गोल्डन स्टेट किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा सोना कहां पर होता है? सोना कर्नाटक में होता है। गोल्ड सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, ठीक है, जिसको गोल्डन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा हीरा कहां पर होता है भारत में? हीरे का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। कहां पर? एमपी में, ठीक है। और एमपी का एक सिटी है पन्ना, उसको हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ डायमंड, हीरों का शहर। एक गाना भी आपने सुना होगा, एक गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो ये बात इससे याद रखना है आपको कि सिटी ऑफ डायमंड आपसे पूछे तो एक गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये पन्ना उसी की बात कर रहा है। एक पुरानी फिल्म का सॉन्ग है, ठीक है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। तो पन्ना मतलब मध्य प्रदेश का एक शहर है ये। चलिए, इसको सिटी ऑफ डायमंड कहते हैं। तो हर नेचर का, जैसे कि यूपी में डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा है, फार्मिंग ज्यादा है, लेकिन वहां मछली पालन नहीं है, समझे ना। तो कुल मिला के ये है कि जिस स्टेट की नेचर जैसी जैसी होगी, वो अपनी पब्लिक के लिए सरकार उतना उतना करेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु में ये के बोलो कि भैया गेहूं नहीं हो रहा है, अरे सरकार गेहूं कहां से लाएगी? क्योंकि गेहूं तो तमिलनाडु में थोड़ी होता है, वहां तो मछली पालन ज्यादा होता है, गेहूं की प्रोडक्शन कम होती है। अब कल आप मध्य प्रदेश में बोलो कि सर मछली पालन नहीं हो रहा है, तो सरकार मछली कहां से लाएगी फिर? इसका मतलब यह है कि जिस स्टेट की जैसी जैसी नेचर, उस स्टेट की गवर्नमेंट लोगों के लिए वैसा वैसा करेगी, क्योंकि उसके पास जैसा बजट होगा वैसे ही लोगों के लिए करेगी। अब कल को आप ये बोलो कि तमिलनाडु में गेहूं लाना है, और गेहूं के लिए आप सरकार को प्रेशर में करो, और फिर आप कोर्ट चले जाओ और चैलेंज कर दो, और कोर्ट उसको लागू करवा दे, तो कोर्ट ने तो लागू करवा दिया, लेकिन सरकार कहां से लाएगी? इसलिए सरकार की मजबूरी को देखते हुए, राज्य की प्रकृति को देखते हुए, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते। चलो, और सबसे बड़ी बात है कि यह डीपीएसपी जो होता है, सरकार किसी भी पॉलिसी को बनाते वक्त ये याद रखती है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी असंवैधानिक मैटर नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं होना चाहिए, और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी के एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। और ये हमारे संविधान के भाग 4 में मिलते हैं। यह संविधान के भाग 4 में मिलते हैं। किसमें? भाग 4 में मिलते हैं। और अनुच्छेद आपके सामने है 36 से 51। ओके, चलिए। और यह संविधान का एक दार्शनिक भाग भी है। क्या है? यह संविधान का एक दार्शनिक भाग है, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको दार्शनिक भाग भी कहा जाता है। तो चलिए, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज सभी याद रखें, आज लाइव क्लास है, सबने शेड्यूल देख लिया होगा, सभी हम आज से आज लाइव वास्ता होंगे, और लाइव ही आपका रेस्पॉन्स आएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे हिस्ट्री के लेक्चर में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।